अब मैं अपने अध्यक्ष मंडल से गया से आए हुए, गया कहना तो असंसदीय हो जाएगा, गया जी। तो गया जी से आए हुए हमारे साथी अली इमाम खान साहब, उनको मैं आवाज़ देता हूँ। वो अध्यक्ष मंडल की तरफ से अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में आप लोग चाय के लिए तो चलेंगे। अध्यक्ष मंडल के साथी मनमोहन जी और राम प्रताप त्रिपाठी जी, इस संगोष्ठी के चारों वक्ता भंवर मेघवंशी जी, निकिशा खलको, संपत सरल और सुभाष, कॉमरेड सुभाषनी अली, गौहर रजा साहब और जनवादी लेखक संघ की पूरी बिरादरी, साहित्य प्रेमी, अदब नवाज दोस्तों, हम काफ़ी देर से एक बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। मौजू यानी विषय जो है वो है बोल के सच जिंदा है अब तक, अघोषित आपातकाल के खतरे और प्रतिरोध। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने समय के सच की पहचान किस तरह से करते हैं। हमारे वक्ताओं ने अपने समय की सच की पहचान किया है और उसका मुआवजा यानी उसकी तुलना आपातकाल के समय से भी किया है। और उनकी बहुत ही स्पष्टता ये है कि ये अघोषित आपातकाल नहीं है, बल्कि उससे भी बदतर हालात है। आपातकाल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, हमसे बहुत ज़्यादातर लोगों ने आपातकाल को देखा है और झेला भी है। और हमारी समझ ये साफ थी कि आपातकाल के दौरान राज्य जनता के साथ युद्ध में था। ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और सघन हुआ है और घनीभूत हुआ है। चूँकि उस वक्त अगर DRA था तो आज UAPA है। देशद्रोह की धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बावजूद उनको किसी दूसरे रूप में बरकरार रखा गया है। राज के द्वारा निगरानी का दौरा था, नजरबंदी, जेलबंदी, सबके जुबानबंदी का वो दौर था। वो सब का बड़ा रूप हमारे सामने है और वक्ताओं ने सही ढंग से इस बात की निशानदेही किया है कि जो पूंजी के हथियार हैं, उनके जो तरीके हैं वो बदले हैं, वो और पैने बनाए गए हैं और धारदार बनाए गए हैं और ज़्यादा संगठित तरीके से हमले हो रहे हैं। ये सच्चाई है। इसके बावजूद भी हम आज कहते हैं और बहुत ज़ोरदार ढंग से कहते हैं कि सच जिंदा है अब तक। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सच जिंदा है। जो मेहनत कश हैं, जो उत्पादन करता है, उनकी मेहनत में, उनके सपनों में, उनके संघर्ष में और बेहतर दुनिया, बेहतर जिंदगी के ख्वाब में। सच जिंदा है अब तक कि आज भी किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो दावा कर सके कि वह झूठा है, या अगर किसी को झूठा कह दिया जाए तो तिरबिलाए नहीं, खा वह किसी देश का प्रधानमंत्री या अध्यक्ष ही क्यों ना हो। ये आज की सच्चाई है और यहीं से हमें उम्मीद
की किरण नजर आती है, हमें एक आशा बनती है, हौसला भी मिलता है कि हमें अपनी लड़ाइयों को बहुत ही एकजुट होकर, बहुत ही संगठित होकर लड़ना है। सारे वक्ताओं का ये निष्कर्ष रहा है कि ये जो छिटपुट लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये जो अलग अलग सवालों पे अलग अलग जगहों पे आंदोलन हो रहे हैं, खतरा जितना बड़ा है, वक्त ये आ गया है कि इन लड़ाइयों को एकजुट किया जाए और एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए जो कारगर भी हो और चीज़ों को बदलने वाली हो। कहीं न कहीं ऐसा लगे कि हम जिसके लिए लड़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। कहीं शिकस्त का एहसास न हो। अगर कुछ कमी भी रह जाए तो ये हिम्मत हो कि हमें अभी और लड़ना है और एकजुट होना है और मिलकर लड़ना है। हमारे वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव और जो उनके अपने जीवन की अनुभूतियाँ रही हैं, उनकी जो अपनी सामाजिक चेतना है, संवेदना है, उसके आधार पर आज के हालात को समझने का काम किया। सिर्फ समझने का काम नहीं किया है, बल्कि उसे महसूस करने का भी काम किया है। और यही वजह है कि मेघवंशी जी जब बात करते हैं, तो वो वहाँ से बोल रहे हैं जहाँ से लगता है कि वह लोगों के बीच में हैं। उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं और वहाँ से एक रास्ता उनको दिखाई देता है। और इस बदतर ज़माने में उस रास्ते पर आगे बढ़कर चलने की ज़रूरत है। नीतिशा खल को जब आदिवासी समाज, आदिवासी भाषा, संस्कृति और उनके जीवन की जब बात करती हैं, तो उनके दर्द को महसूस करती हैं, उनसे एकजुटता महसूस करती हैं और तब फिर अपनी बात कहती हैं। वो इसलिए कि ये बड़ा शराब लगता है कि ये कहा जाए कि आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाना है। कौन सी मुख्य धारा? आदिवासियों ने जो कुछ दिया है, उनका जो योगदान है इतिहास में, संस्कृति में, भाषा के क्षेत्र में, खेती में या और जो दूसरी सारी चीज़ें हैं, संगीत में, नृत्य में, आप उसको कमतर मानते हैं कि उन्हें मुख्य धारा में लाना है? जो अल्पसंख्यकों का योगदान है, जो दलितों का योगदान है, ये पूरी की पूरी जो आबादी है, वह पैदावार करने वाली है। वो हमारे प्रोडक्टिव फोर्स का हिस्सा है। उसी के दम से सारी रौनक है, सारी चमक दमक है। वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। और आप बात करते हैं कि उन्हें जो है मुख्य धारा में लाना है, तो पहले ये तय तो कर लीजिए कि मुख्य धारा से हम क्या समझते हैं, हम मुख्य धारा को कैसे परिभाषित करते हैं, मुख्य धारा की व्याख्या हमारी क्या है और उसके पैरामीटर क्या हैं, जिस पर हम तय कर सके कि जो हमारे यहाँ संस्कृतियाँ हैं वो मुख्य धारा से बाहर हैं या मुख्य धारा से भी आगे बढ़कर है। ज़रूरत इस बात की है हमारे यहाँ कि जो संस्कृतियाँ हमारे यहाँ हैं, उन संस्कृतियों की जो धाराएं हैं, उन धाराओं को आपस में कैसे मिलाया जाए कि वो धारा काफ़ी जो है सो पुरजोर हो सके, बलवती हो सके और जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को वह बहाकर ले जाए। तो पूरा जो एक नैरेटिव है, एक नैरेटिव वो है जो शासक वर्ग हमारे सामने रख रहा है और वह नैरेटिव वही है जो वित्तीय पूंजी का है, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा चलाया गया है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यह वह फासीवाद नहीं है जो जर्मनी में और इटली में उभर कर सामने आया था। ये दूसरे किस्म का फासीवाद है और इसे नौ फासीवाद के तौर पर हम चिन्हित भी करते हैं, चूंकि वित्तीय पूंजी का जो चरित्र है वह जो पहले की पूंजी थी, जो महाजनी पूंजी थी, उससे अलग है
और इसने जिसके साथ समझौते किए हैं वो भी बड़े अद्भुत है। चाहे नस्ल का सवाल हो, धर्म का सवाल हो, भाषा का सवाल हो, क्षेत्र का सवाल हो, जितने स्तर पर विभाजन हो सकता है सबका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और जहां उनको मुनाफा नजर आता है, लगता है कि पूंजी का विकास तेजी के साथ होगा, वहां जो है सो उसके साथ जो है सो समझौता करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाई दरअसल यहीं पर है कि ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, ये तंत्र कहीं न कहीं आज अपने नागरिकों के साथ युद्ध की हालत में है। और ये युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब जनता का आंदोलन उस पे हावी हो, उसकी दिशा को बदले। है, कानून भी है, जेल भी है, नजरबंदी भी है, मॉब लिंचिंग भी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसमें सिर्फ सरकारी एजेंसी ही नहीं, गैर सरकारी एजेंसियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आपातकाल में हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, आज वो बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रही है। तो वैसी हालत में भी आप देखें किसानों के इतने बड़े आंदोलन हुए, आप देखें कि नागरिकता के सवाल पर शाहीन बाग जैसा आंदोलन पूरे भारत में हुआ और महिलाओं के नेतृत्व में चलाया गया। आप देखते कि इसी दौर में जो है छात्रों के आंदोलन हुए, इसी दौर में जो है मजदूरों के भी आंदोलन हुए, आशा कर्मियों के आंदोलन हुए, आंगनबाड़ी सेविकाएं और जो कर्मी हैं उनके आंदोलन हुए। कहने का मतलब ये है कि जनता आंदोलित है। अब इस जो आंदोलन है इनको एकजुट कैसे किया जाए, इनमें एकता कैसे स्थापित किया जाए, और यहीं पर जो है सो एक काम सांस्कृतिक करने का है, साहित्यकारों का है, बुद्धिजीवियों का है, दूसरा काम राजनीति का है। और ये दोनों को मिलना बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और जैसा कि संपत जी ने बहुत हास ढंग से हंसते हंसाते बड़ी बड़ी बात कर गए, ऐसा व्यंग जो हंसते हंसते रोने पर मजबूर भी कर देता है हमें। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमें अपनी शैली भी बदलनी होगी। विरोध और प्रतिरोध के तरीके के साथ साथ उनके हथियार और शैली को भी बदलने की जरूरत है। और वहाँ पर भाषा और रंगकर्मी जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो एक समग्र जो होता है, अब हमको बहुत दृढ़ता के साथ जो है सो कहने की ये जरूरत है कि इस देश में समरसता नहीं चाहिए, इस देश में समता चाहिए। हर तरह की गैर बराबरी के हम विरोध में आए, चाहे वो जिस तरह से हमारे सामने आती है। बिना इसके हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज के जो खराब हालात हैं, तो उन खराब हालात में भी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और जिम्मेदारी यह है कि जनता की आवाज़ को हम दूर तक ले जाएं, हम जनता के करीब तक पहुँचें, उनसे संवाद करें, उनसे विमर्श करें, उनके संघर्षों के साथ हो, उनके संघर्षों का हिस्सा बने, उसके साथ चले। हम एक अपना अलग थलग स्थान नहीं बना सकते हैं कि हम तो लिखने वाले लोग हैं, हम तो नाटक करने वाले लोग हैं, हम तो गीत गाने वाले लोग हैं, हमें इससे क्या लेना देना है। समय वह आ गया है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे, एकताबद्ध नहीं होंगे और इस नौ फाफीवाद की लहर का मुकाबला नहीं करेंगे तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे। इसलिए ये पैगाम बहुत साफ है। उद्घाटन सत्र में भी ये पैगाम था
ये संगोष्ठी का भी यही पैगाम है कि हमें अपनी लड़ाइयों को एकजुट करना है और एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो बड़ी लड़ाई जल्द लड़नी है ताकि हालात और खराब नहीं हो, बल्कि एक विकल्प हम गढ़ें। विकल्प है, हमेशा रहता है, आज भी है। हम उस विकल्प के लिए एकजुट हों, आगे बढ़ें, अपनी लड़ाइयों को तार्किक अंजाम तक ले जाएं, तो हम समझते हैं कि जो आज ये सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। इतिहास भी यही कहता है कि जनता ने लड़ाई लड़ी है, जनता जीती है। कई देशों के तजुर्बे भी यही बता रहे हैं कि अंततः जनता ही जीतती है जब जनता अपनी लड़ाई एकजुट होकर लड़ती है। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से भी हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम एक हैं, कोई शक नहीं है, हम में एकता है, लेकिन इस एकता को और व्यापक करने की ज़रूरत है। हमें अपनी एकजुटता को और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि जो ये राज्य अपने नागरिक के साथ युद्ध में है, उस युद्ध को जो है नागरिक के हित में, उसके पक्ष में मोड़ा जाए और जीता जाए। धन्यवाद।